हेलो। हाय एवरीवन। कल देखिए हमने टॉपिक जो छोड़ा था वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एन एसिड। जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो जनरली क्या फॉर्म करता है? जनरली वो सोल्ट फॉर्म करता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। अब देखिए दो चीजें फॉर्म हो रही है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एक तो देखो क्या फॉर्म हो रहा है, सोल्ट। दूसरा हाइड्रोजन गैस। इन द केस हाइड्रोजन गैस देखो गैस फॉर्म के अंदर होती है। तो वो देखो वो हमारे वहाँ सब्सटेंस, अगर अपन कोई भी चीज़ कोई भी एसिडिक सब्सटेंस अगर मेटल कंटेनर्स के अंदर रखते हैं तो दो चीज़ें फॉर्म होगी, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अगर निकल भी जाए क्योंकि वो गैस की फॉर्म के अंदर होती है, मगर सोल्ट होता है वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म के अंदर हमारे सॉल्यूशन के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगा। इसी कारण वो सोल्ट क्या करने की कोशिश करेगा, हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम कोज करने की कोशिश करेगा। यही रीजन होता है कि हम किसी भी एसिडिक चीज़ों को या सोर सब्सटेंस को, खट्टी चीज़ों को मेटल कंटेनर्स के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो दो चीज़ें फॉर्म करेगा। एक तो मेटल का सोल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इन द केस बाहर निकल भी जाए मगर मेटल सोल्ट बाहर नहीं निकलेगा, वो हमारे उसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण हमारे को अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम कोज हो सकती है, जिस वजह से हम मेटेलिक चीजों को नहीं रखते। तो ये जो दो पॉइंट्स है हमारे को, देखो एक ये वाली पॉइंट, एक हमारी जो लास्ट वाला जो हमने टॉपिक किया है, ऊपर देखिए लिंक आएगी, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप लास्ट वाले टॉपिक के ऊपर भी चले जाओगे। तो उस टॉपिक की लास्ट वाली पॉइंट और ये इस टॉपिक की फर्स्ट वाली पॉइंट आपको आंसर में लिखनी है। इन द केस अगर आपको एग्जाम में पूछे कि अगर सोर सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज हो जो खट्टी चीज हो कि उसे अपन ऐसे मेटल कंटेनर्स के अंदर नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, तो ये हमारा उसका रीजन होता है। ये सपोज करो अगर कोई सब्सटेंस को अपन क्या रखते हैं, किसी कॉपर के कंटेनर्स के अंदर रखते हैं, जैसे जो हम करते हैं इमली वगैरह होती है, या सपोज करो जो अचार होता है, जो कैरी का अचार होता है, या अलग अलग सब्सटेंस का जो अचार हम घर में बनाते हैं, अगर उन अचार को अगर अपन कॉपर के मेटल कंटेनर के अंदर पुट करके रख दे, तो अब देखो अचार एक एसिडिक है और जो कॉपर के मेटल कंटेनर में रखा है वो तो एक मेटल है। तो अचार का जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, एक कॉपर का सोल्ट अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म के अंदर तो निकल जाएगी बाहर, मगर जो अचार का जो हमारा कॉपर का सोल्ट होगा वो अचार के अंदर डिसोल्व हो जाएगा। अभी इसी अचार को अगर अपन यूज करेंगे तो कॉपर की कंसंट्रेशन या कॉपर मेटल्स की अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लगेगी, और उसी कॉपर की अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर लिवर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन या माइंड से रिलेटेड डिजीज कोज कर सकती है। हमारे के अंदर स्ट्रेस पैदा करने के लिए कॉपर रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसकी डिटॉक्सिफिकेशन एक हद तक लिवर में होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें क्या होती है, अगर किसी भी कोई भी मेटल हो, अगर हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं द पॉइजनिंग ऑफ अ मेटल। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, पॉइजनिंग कोज करेगा। यही रीज़न होता है कि हम किसी भी सोर्स सब्सटेंस को किसी मेटल कंटेनर के अंदर पुट नहीं करके रहते। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद में हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है? जैसे जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें रहते हैं, इसमें देखिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अलग अलग कुछ अमाउंट के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है। क्या आप बता सकते हो किसी को भी कि कौन सी गैस आपके एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है? हमने एक्सपेरिमेंट किए, उस हिसाब से हमारे पास डेटा है, मगर हम ऐसे बता नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट में हमारे को ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन में गैस रिलीज होती है, जो मेटल की एसिड के साथ रिएक्टिविटी होने के बाद जो हाइड्रोजन ही गैस रिलीज होती है या कोई और गैस रिलीज होती है। अब आपको पता है हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस होती है, जब भी वो जलती है तो वो पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे फटाके अपन जलाते हैं, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होता है, सेम तरीके से हाइड्रोजन गैस भी ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो चीजें डालते हैं, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। अब देखिए जब हमने मेटल को एसिड के अंदर डाला तो बेसिकली दो चीजें फॉर्म करेगा, एक जिंक सल्फेट या कहने का मतलब सोल्ट फॉर्म होगा, वो तो इसी मेटल के, वो तो हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर ही प्रेजेंट होगा, मगर जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी वो बाहर निकल जाएगी। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को ऊपर से कवर कर देते हैं। जैसे ही हमने कवर किया तो जो भी गैस होगी वो बेसिकली हमारे इस पाइपलाइन से होकर, जो डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, वो होकर नीचे आगे पास हो जाएगी। और फिर हम इस पाइपलाइन को फर्दर एक टैंक के अंदर रखते हैं, उस टैंक के अंदर हम सोप का सॉल्यूशन रखते हैं। तो अभी देखिए जैसे सोप का सॉल्यूशन रखेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे अपन सपोज करो पानी के अंदर अपन हवा फेंकते हैं तो
बुलबुले फॉर्म होते हैं जिसे अपन बबल्स कहते हैं, तो बबल्स फॉर्म होते हैं। सेम तरीके से ये वाली गैस इस पानी के अंदर, इस सोप के सॉल्यूशन के अंदर आएगी तो बबल्स फॉर्म होंगे, वो बबल्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, अगर अपन ऊपर की तरफ से कोई कैंडल वगैरह लेकर और इस पास में अगर अपन थोड़ा खुद को जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको थोड़ा दूर रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो छोटे मोटी इंजरी हो भी सकती है, नहीं भी होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। तो इस वजह से अपन थोड़े दूर से कैंडल को हाथ में पकड़कर ऐसे करेंगे। तो जैसे अपन कैंडल को पास में लेके आएंगे तो जैसे ही बबल्स हमारी कैंडल की जो फ्लेम के साथ में कांटेक्ट में आएंगे तो वो बेसिकली पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, या जैसे फटाके फटते हैं तो फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का साउंड हमारे को क्या वेरिफिकेशन देता है कि जो ये गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। क्योंकि वो हमारे जो ये फ्लेमेबल जो प्रोसीजर है, जो हमारी कैंडल जल रही है, इस जलने के प्रोसीजर को फर्दर इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है। अगर यहाँ पर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती और अपन हमारी कैंडल को आगे लेके आते, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी आग को जलने नहीं देती, फ्लेम को जलने नहीं देती, और उसके कारण हमारी कैंडल क्या जाती, बुझ जाती, या कैंडल हमारी जलती भी नहीं। तो फिर ये चीजें तो प्रूफ होती है। मगर यहाँ पर CO2 तो गैस है नहीं, यहाँ पर कौन सी गैस है, H2 गैस है, जिसने पॉप अप साउंड प्रोड्यूस किया, जिससे हमारे को ये वेरिफिकेशन दी कि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हुई है। अब ये हमारा सॉल्यूशन था कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एन एसिड। यहाँ तक टॉपिक हमारा क्लोज हो जाता है और ये वाला पूरा पार्ट हो जाता है जो हमारे सेकंड या थर्ड चैप्टर के अंदर है, वो वाला भी पार्ट इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया। तो अभी हम उस वाले चैप्टर के अंदर, मेरे हिसाब से थर्ड चैप्टर के अंदर है, तो उस चैप्टर के अंदर हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एसिड नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही कहा था, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इनटू अ सिंबल फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन की नीड क्यों पड़ी, ये सपोज करो एक कोई रिएक्शन होती है, वो होती है, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। अब देखिए रिएक्टिविटी क्या आती है, छोटी सी इक्वेशन हो सकती है, H2 plus O2 gives H2, sorry, one molecule of hydrogen gas react with the one atom of oxygen and it will form the one compound of H2O। तो इस तरीके से देखो रिएक्शन हुई। अब मैंने रिएक्शन को बेसिकली किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया, मैंने रिएक्शन को इस वर्ड की फॉर्म के अंदर या एक्सप्लेनेशन की फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया, तो देखो लंबी चौड़ी हो गई, मगर रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया बहुत छोटी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया। अगर मैं इसको लिखता तो ऐसे लिखता, टू फॉर्म ऑफ ऐसे करके पूरी रामायण लिख देता। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने छोटी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो कहने का मतलब यही है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, जब भी किसी केमिकल चेंज को अपन सिंबल फॉर्म के अंदर या छोटी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप सबको पता है ये 9th क्लास का भी हमारे RBSE के अंदर टॉपिक था, CBSE के अंदर भी है, तो हम फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो अब देखिए क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट है। रिएक्शन के अंदर वो वाले सब्सटेंस जो स्टार्टिंग के अंदर लेते हैं, जो रिएक्शन को स्टार्ट ही करवाएंगे या इनिशियल टाइम के अंदर लेते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और इन रिएक्टेंट की रिएक्शन खुद के अंदर रिएक्शन होने के कारण जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो अपन लेते हैं उन्हें तो रिएक्टेंट कहते हैं, और उन्हीं के रिएक्शन के कारण जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे अपन प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है, ये कुछ रूल्स है इक्वेशंस के। और क्या है, अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस की साइन यूज करते हैं, और सेम वाली कंडीशन हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी आ जाती है। अगर हमारा प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो तो हम दोनों के बीच में क्या करते हैं, प्लस की साइन यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट थे A प्लस B, दो रिएक्टेंट थे, इस वजह से हमने प्लस की साइन यूज की, और जो न्यू प्रोडक्ट बने वो कौन से बने, C प्लस D, ये हमारे न्यू प्रोडक्ट बने। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एक एरो यूज करते हैं जिसका टेल तो बेसिकली होता है रिएक्टेंट की तरफ और हेड होता है टुवर्ड द प्रोडक्ट की तरफ। जो उसका हेड होता है, जो एरो की, देखो ये वाला हेड है इस तरीके वाला, तो ये जो हेड है ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है,
ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन या इक्वेशन, कि हमारी इक्वेशन किस डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, मतलब आगे की तरफ चल रही है या पीछे की तरफ चल रही है। बेसिकली दो तरीके की डायरेक्शन होते हैं इक्वेशन के अंदर, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड मतलब आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहा है। क्या हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। जब हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उसे अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। जब हमारे प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे अपन बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो जो एरो का हेड होता है वो हमारे को डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो जो हमने इनिशियली लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कंक्लूड हो गए, इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। जो न्यू प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है उससे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड या प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट राइट हैंड साइड और रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारी बेसिकली रिएक्शन को या इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो भी आगे होगा वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।